जय हिंद। आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कोशिका की उत्पत्ति कैसे होता है और कोशिका मानव के शरीर में कैसे लाभ पहुँचाता है और कैसे हानि पहुँचाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ और जीव विज्ञान में कौन कौन से सेक्शन को बेहतरीन तरीक़ा से या विस्तार में पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका किसके अंदर पढ़ा जाता है, तो आप कहिएगा कि कोशिकाओं को जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन को कहते हैं जीव विज्ञान, यानी जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है उसको हम लोग जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आप बताइएगा, सजीव, ब्रह्मांड के जितने भी सजीव हैं उनका अगर अध्ययन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न उठेगा कि सर सजीव कहते किसको हैं, तो सजीव वैसे प्रणाली को कहा जाता है या वैसे जीवों को कहा जाता है जिसमें जान होती है ना। जान का मतलब समझ रहे ना, प्राण, यानी अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, उसमें सांस लेने की प्रवृत्ति हो, है ना, वो घूम सकता है, बोल सकता है, खाना खा सकता है, श्वास ले सकता है। ऐसे प्रणाली को या ऐसे जीवों को हम लोग सजीव कहते हैं। और सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सजीवों का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने पढ़ा था, तो जीव विज्ञान को सबसे पहले अरस्तु महोदय ने पढ़ा था। समझ में आया कि नहीं। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, तो अरस्तु महोदय को कहा जाता है। अरस्तु आया और अरस्तु आने के बाद सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर मतलब कि जीव विज्ञान को बेहतरीन तरीका से अध्ययन किया और इतने ज़बरदस्त तरीका से अध्ययन किया कि इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहा गया, यानी जीव विज्ञान का जनक कहा गया। किनको, अरस्तु महोदय को। समझ में आया कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कभी कि अरस्तु महोदय को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं या नहीं कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि बिल्कुल कहते हैं। तो बताइए, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय को कहा जाता है। इन्होंने ही क्या किया था कि सबसे पहले बायोलॉजी को, यानी जीव विज्ञान को बहुत बेहतरीन तरीका से पढ़ने वाला ये दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक थे, इसलिए इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक कहा गया था, जिसको हम लोग पिता कहते हैं। पिता, समझ में आया, यानी ये बायोलॉजी के बाबू पिता थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। समझ में आया कि नहीं आया। अब जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो दो भागों में। पहला को कहते हैं जूलॉजी, पहला को क्या कहते हैं, जूलॉजी, और जूलॉजी का हिंदी क्या होता है, जंतु विज्ञान। समझ में आया कि नहीं। दूसरा को कहते हैं बोटनी, इसका मतलब क्या होता है, बोटनी का हिंदी होता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है बाबू, वनस्पति विज्ञान। देखिए, जंतु विज्ञान किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, जानवरों के बारे में अध्ययन होता है। किसके बारे में, जानवरों के बारे में अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको कहते हैं जंतु विज्ञान। अब कहिएगा कि सर जानवरों को ही कहा हम जंतु कहते हैं, तो बिल्कुल उसी को कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। जितने भी जानवर होंगे, गाय होंगे, भैंस होंगे, गधा होगा, बकरी होगा, है ना, बैल होगा, है ना, या मान लीजिए दुनिया के तमाम जंतु कह लीजिए, चाहे वो कुत्ता हो, है ना, हिरन हो, गधा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, दुनिया की तमाम जितना भी यहाँ पर रहेंगे उन सभी को क्या कहेंगे बाबू, ये जंतु विज्ञान के श्रेणी में आते हैं। यानी जानवर की जो भी अध्ययन हम लोग जिस जानवर का करेंगे वो जंतु विज्ञान के थ्रू ही आता है। तो आप बताइए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर जंतु विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान में कौन कौन से किसके किसके बारे में अध्ययन होता है, गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, ये सब आता है कौची बाबू, ये जंतु विज्ञान के थ्रू आता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप बताइए, जंतु विज्ञान का अध्ययन यहाँ पर किसके अंतर्गत होता है,
तो ये जानवरों के अंतर्गत होता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो ये जानवर यानी जानवरों का अंतर्गत यानी जानवरों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? तो ये जंतु विज्ञान के अंतर्गत होगा। तो बताइए, आप कहिएगा कि जानवरों का अध्ययन किसके अंतर्गत होगा? तो आप कहिएगा जंतु विज्ञान के अंतर्गत होगा। समझ में आया कि नहीं? अब जंतु विज्ञान का फादर किसको कहेंगे, यानी जंतु विज्ञान का जनक किसे कहेंगे? तो जंतु विज्ञान का जनक कहेंगे किनको? अरस्तु महोदय को कहेंगे। किसको बाबू? अरस्तु महोदय को। तो बताइए, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय। तो जो मतलब जीव विज्ञान का जनक होगा, यानी अरस्तु महोदय जीव विज्ञान का जनक है, वही जंतु विज्ञान का जनक यहाँ पर हैं। यानी देखिए, जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु महोदय और जीव विज्ञान का भी जनक कौन है? अरस्तु महोदय हैं। अब हम लोग बात करते हैं बोटनी। बोटनी माने वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वैसे शाखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और झाड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं बाबू? वनस्पति विज्ञान। यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और झाड़ियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं बाबू? तो उसी को कहते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान। समझ में आया कि नहीं है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है बाबू? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस महोदय है। कौन है? थियोफ्रेटस महोदय। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान का जनक, तो आप कहिएगा कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय। लेकिन अगर कहेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस महोदय हैं। समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए बाबू, कोशिका के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या बाबू? साइटोलॉजी। तो बताइए, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी। समझ में आया कि नहीं? अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि कोशिका का खोज आखिर किसने किया। तो देखिए, कोशिका का खोज सबसे पहले हुआ था कब? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। कब बाबू? 1665 ईस्वी में। तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिकाओं का खोज हुआ था। यहाँ पर किसके द्वारा हुआ था? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ था। देखिए, रॉबर्ट हुक बेचारा क्या किया कि आया, और आने के बाद इन्होंने क्या किया कि कोशिका का खोज किया। और कोशिका का खोज किया तो जैसे देखिए, कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका सजीवों के अंदर में पाया जाएगा, जैसे वो मानव हो, जानवर हो, है ना, पक्षी हो या कुछ भी होगा। यहाँ पर जितने भी सजीव होंगे उन सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है बाबू? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो आप बताइएगा कि कोशिका किस में पाया जाता है? या तो मानव के शरीर में, या तो किसी भी जानवर के शरीर में, या किसी पक्षी के शरीर में, या किसी कीट मकोड़ा के शरीर में क्या पाया जाता है? तो कोशिका पाया जाता है। अब सबसे पहले कोशिकाओं को सबसे पहले किसने खोज किया था? तो ये रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रॉबर्ट हुकवा आया ना, जैसे ही रॉबर्ट हुकवा आया, कहा कि री देख तो रे ये कोची हो रही, यहाँ पर देख तू, इसको खखोर करके, खखोर के मतलब समझते हैं ना, इसको खोज करने के लिए सबसे पहले आया, और आया ना तो ये निकाला, खखोर खखोर के यहाँ पर निकाला, और निकाला ना तो इसको धरा गया कोची? कोशिका। किसको? रॉबर्ट हुकवा को। कहा कि आदमी को दिखाया, देखना देखना देखना, हम नया चीज़ यहाँ पर देखे हैं, नया चीज़ है, देखो तो कौची है। कहा कि अरे महाराज, का नहीं, हमरो समझ में नहीं आ रहा। जो दूसरा आदमी को दिखाया रॉबर्ट हुक कि दिखाए यहाँ पर कि देखो तो ये कौची है। रॉबर्ट हुक यहाँ पर दिखाया दूसरा को, करा महाराज हमरो समझ में नहीं, तो ये का जे नहीं कौची है, हमरा समझ में, समझ के बाहर है। कहा अरे ससुरा, हमरो नहीं बुझा रहा है कि कौची है। समझ में आया कि नहीं? तो ये आदमी से गया दिखाने के लिए, आदमी भी कह दिया कि हम पता नहीं है महाराज ये कौची है। फिर बड़ी देरी के बाद, बड़ी एकदम अध्ययन करने के बाद रॉबर्ट हुक ने कहा कि अरे लगता है कि कोशिका है। क्या है? कोशिका। इन्होंने कोशिका का बाबू सबसे पहले खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में। और ये देखिए, दूसरा को दिखाने गया कि देखो तो ये हम नया चीज़ खोजी, कौची है यहाँ पर। कहा महाराज हमरा पता खुद न चल, तू खुद अपने देख लो कि कौची है। बहुत अध्ययन करने के बाद रॉबर्ट हुक ने कहा कि हमने कोशिकाओं का खोज किया है। लेकिन ये कर्मफोर आदमी था। कौन? ये रॉबर्ट हुक।
कैसा आदमी था? कर्मफोर। कहते हैं ना कि जिसका कर्म फूट जाता है ना, ऊँट पर चढ़ कर गए, ऊँट पर चढ़ल आदमी को कुत्ता काट लेता है, जिसका कर्म फूटा रहता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ससुरा इसको कौन वैज्ञानिक बना दिया, हमारा समझ से बाहर है। किसको? रॉबर्ट हुक। ऐसा नहीं कहते हैं कि रॉबर्ट हुक बेचारा बहुत पढ़ा लिखा इंसान था, तनी मनी नहीं, ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। ऐसी खुद कोई ऐसी वैज्ञानिक कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर वैज्ञानिक बनने के लिए आपको खुद अध्ययन करना पड़ता है और खोज करना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने रॉबर्ट हुक बेचारा एकदम कर्मफोर आदमी था, गया खोज तो किया, लेकिन ऐसा कोशिका का खोज कर दिया ना जो आदमी कल्पना भी नहीं किया था। ये मरल कोशिका का खोज कर दिया। बताइए, जिंदा कोशिका का खोज करता तो इसका नाम और ऊपर चल जाता। किसका? रॉबर्ट हुक का। लेकिन ससुरा इसका कर्मफोर आदमी था और ये बेचारा का इसका किस्मतें साथ नहीं दिया और ये खोज दिया कौची? ये मृत कोशिका का खोज कर दिया। तब बताइए 1665 ईस्वी में कोशिका का तो खोज हुआ, लेकिन ये कैसा कोशिका का खोज हुआ? तो ये मरल कोशिका का खोज हुआ। समझ में आया कि नहीं? इसलिए 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किसके द्वारा हुआ? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ। और बेचारा बड़ी खखोर खखोर के खंगाला था और दिखाया था दूसरा के, देख रहे हम नया चीज़ खोज ली, कौची हो रही है यहाँ पर, समझ तो नहीं ये कौची हो यहाँ पर। कहा महाराज हमरा खुद ना पता चल, तू हमरा से काहे पूछ रहा है यहाँ पर। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसको अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ही खुद कहा कि अरे लगता है कि कोशिका है। लेकिन बेचारा का कर्मफोर आदमी था, बेचारा का कर्म साथ नहीं दिया, किस्मत साथ नहीं दिया और ये कैसा कोशिका का खोज कर दिया? मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कर दिया। अब आया उधर से इसका जैसे ही मतलब कि मरल कोशिका का खोज कौन किया? रॉबर्ट हुकवा किया। तो रॉबर्ट हुकवा को जैसे लोग दुनिया पूरा विश्व किसको कहने लगा? वैज्ञानिक कहने लगा। किसको? रॉबर्ट हुक को। कि यहाँ पर रॉबर्ट हुक क्या है? कोशिका का खोज किए हैं, इसलिए कोशिकाओं के खोज करने के वजह से रॉबर्ट हुक क्या हो गए? वैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक, समझ में आया? पूरा दुनिया इनको वैज्ञानिक का नाम दे दिया और ये वैज्ञानिक बन भी गए। समझ में आया कि नहीं? और बनने में सफल भी हो गए। कौन? रॉबर्ट हुक। जैसी रॉबर्ट हुक यहाँ पर कोशिकाओं का खोज किया, यानी मरल कोशिका का खोज किया, कहा कि ससुरा आया कौन बाबू? ल्यूमन हॉक आया। ल्यूमन हॉक और ये फफाफाइट आया। फफाफाइट का मतलब समझ रहे ना? इसको दम लहरल था, दम यहाँ पर दिमाग भेजा लहरल था। कहा कि ससुरा ये मरल कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुकवा 1665 में, इसको दुनिया वैज्ञानिक कह दिया। इसको दुनिया क्या कह दिया? वैज्ञानिक। हट एकरा से करनामा हम जबरदस्त कर लेते हैं। तो ल्यूमन हॉक ने आया और आने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? जीवित कोशिका का खोज कर दिया। ये तनी कर्मफोर नहीं था, ये इसका क्या था? इसका कर्म जगल हुआ था, यानी जगा हुआ था, ये अच्छा कर्म कर ले था। और आया ल्यूमन हॉकवा का बाबू, और ल्यूमन हॉकवा आया और यहाँ पर रॉबर्ट हुकवा के जितना भी कमी था ना उसको सुधार करके और यहाँ पर क्या कर दिया? ल्यूमन हॉकवा ससुरा बन गया ये भी वैज्ञानिक। वैज्ञानिक किसके लिए बन गया? कहा रॉबर्ट हुक को ये कहा, ल्यूमन हो कहा ससुरा तू मरल कोशिका का खोज करके तू वैज्ञानिक बन सकता है। 1665 ईस्वी में तू मरल कोशिका का खोज कर दिया, यानी मृत कोशिका का खोज कर दिया, तो तुमको दुनिया वैज्ञानिक कह दिया। तो हम तोरा से कैसे पीछे रहे? यहाँ पर ल्यूमन हॉक कहा। ल्यूमन हॉक ने क्या कर दिया कि यहाँ पर 1674 ईस्वी में, कब बाबू? 1674 ईस्वी में आया बाबू और इसकी कमियों को सुधार दिया। किसके? यानी रॉबर्ट हुक की कमियों को सुधार दिया। और जैसी सुधारा और सुधारने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? जीवित कोशिका का खोज कर दिया 1674 ईस्वी में। अब कहा कि देख रॉबर्ट हुक, देख तू किया था कौची? मरल कोशिका जिसका वैल्यू उतना नहीं है, और हम कर दिए कौची? हम कर दिए जीवित कोशिका, इसको पूरा वैल्यू है। समझ में आया कि नहीं? तो तू कर्मफोर आदमी था और हम तोरा से बढ़िया आदमी थे। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक 1665 और जीवित कोशिका का खोज 1674 कौन किया बाबू? ल्यूमन हॉक ने किया था। समझ में आएगी? इसलिए ल्यूमन हॉक को बाबू फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है? ल्यूमन हॉक को कहा जाता है। तो ल्यूमन हॉक इतने शानदार वैज्ञानिक थे ना, इतने शानदार वैज्ञानिक थे कि रॉबर्ट हुक से ज़्यादा सराहा गया। किनको? तो इनको ल्यूमन हॉक को सराहा गया, यानी सराहने वाला काम किया।
ससुरा आया रॉबर्ट हुक हुआ था मरल कोशिका का खोज कर दिया, और ल्यूमन हॉक आया था जिंदा कोशिका का खोज कर दिया। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको? ल्यूमन हॉक को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कारनामा किया। उसके बाद आया बाबू कौन? रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन। और ससुरा आया ना तो ये भी कहा कि रे यहाँ पर रॉबर्ट हुकवा वैज्ञानिक बन गया है ना, ल्यूमन हॉकवा भी जिंदा कोशिका का खोज करके ये भी वैज्ञानिक बन गया, तो हम तोरा से पीछे नहीं रहेंगे। हम तोरा से काहे के लिए पीछे रहेंगे रे ससुरा? यहाँ पर तोरा से हम कभी पीछे नहीं रहने वाले हैं। तो इन्होंने आया रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कब आया और आने के बाद 1831 ईस्वी में इन्होंने भी एक कारनामा करके दिखा दिया। और ये कौन सा कारनामा कर दिया? तो इन्होंने कोशिकाओं के अंदर केंद्र का खोज कर दिया। ससुरा ये दोनों बाबू खखोरित देखिए, ये जो रॉबर्ट हुक था ये खखोरा तो कुछ ही निकला, मृत कोशिका निकला, और ल्यूमन हॉकवा खखोर दिया और ज़्यादा, तो ये बन गया कुछ, ये खोज कर दिया बाबू 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का। और ओकरों से आगे निकल गया कौन? रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 ईस्वी में, और यही ससुरा पूरा खखोर के इन्होंने ही भी क्या किया कि कोशिकाओं के अंदर, इन्होंने तो कोशिका का ना खोज किया था। देखिए जरा, रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का 1665 में, और ल्यूमन हॉक खोज किया था 1674 में जीवित कोशिका का। इन्होंने कोशिका का खोज किया, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन आया और आने के बाद ये कोशिकाओं के अंदर, यानी जो कोशिका का शरीरिया था ना, ओकरे अंदर इन्होंने क्या कर दिया? केंद्र का खोज कर दिया। तो बताइए इन्होंने क्या किया था? कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन मृत कोशिका का रॉबर्ट जो हुक थे ये कौन चीज का किस कोशिका का खोज किए थे? तो मरल। और ये वाला ये ल्यूमन हॉक ये कौन किए थे? तो जीवित, यानी जीवित कोशिका का खोज इसने किया। और इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया 1831 ईस्वी में कि जो कोशिका के शरीरिया होता है ना, जो कोशिका के शरीर होता है, ओकरे अंदर का इन्होंने क्या कर दिया? केंद्र का खोज कर दिया। तब बताइए केंद्र का खोज किसने किया? कोशिकाओं के अंदर केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन कब बाबू? 1831 ईस्वी में किया था, 1831 ईस्वी में। और इन्होंने जैसे इस कारनामे को किया तो रॉबर्ट ब्राउन भी क्या बन गया? वैज्ञानिक बन गया। ये मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक, तो ये भी वैज्ञानिक। यहाँ पर ल्यूमन हॉक किया था जिंदा कोशिका का, ये भी वैज्ञानिक। ससुरा रॉबर्ट ब्राउन कोशिकाओं के अंदर में केंद्र का खोज कर दिया, ये भी वैज्ञानिक बन गया। कहा ससुरा सब वैज्ञानिक बन रहा है रे, धीरे धीरे कोई ना कोई नया चीज खोज रहा है, तो सब वैज्ञानिक बन रहा है। अब आया बाबू स्लाइडेन एवं स्वान आया। दो वैज्ञानिक आया था, एक स्लाइडेन नाम के वैज्ञानिक आया था और एक आया स्वान। स्लाइडन और स्वान दोनों ने क्या किया था? ससुरा ये भी पीछे नहीं रहा, कहा कि देखो रॉबर्ट हुकवा वैज्ञानिक बन गया, ल्यूमन हॉकवा वैज्ञानिक बन गया है ना, रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक बन गया, तो ससुरा हम काहे पीछे रहेंगे रे? हम काहे के लिए पीछे रहेंगे? हम वो पीछे रहने वाले नहीं हैं। और आया और स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया कि कोशिकाओं के सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिकाओं का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने दिया था। समझ में आया कि नहीं? स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने क्या किया था? कोशिकाओं का सिद्धांत दिया था। कहा ससुरा तुम लोग खाली खोज करके चल गया, लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे इसको खंगाला जाएगा, इसका सिद्धांत को हम दे देते हैं, जिसका नाम हुआ वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान। तो बताइए कोशिकाओं का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कहा ससुरा तुम लोग खोज ही में व्यस्त है, लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ने के लिए डिजाइन कौन करेगा? तो हम करेंगे। इसलिए देखिए कोशिकाओं का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। उसके बाद शरीर में अब स्लाइडेन एवं स्वान जो थे, जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने कहा कि मानव शरीर के या किसी अन्य जीव जंतु के जो भी शरीर का निर्माण होता है ना, वो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। ये किसका कथन था? तो ये कथन था स्लाइडेन को और स्वान का। तो बताइए स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या कहा था बाबू? कि मानव के शरीर
या किसी भी जीव जंतु या कीट मकोड़ा का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये किसका कथन था? तो ये कहा है यहाँ पर स्लाइडेन एवं स्वान महोदय ने कहा था। अपने सिद्धांत जब दिया था ना, तो इन्होंने क्या कहा था कि मानव का शरीर या किसी जीव जंतु का शरीर या किसी मतलब कि जो भी माने कीट मकोड़ा है, उन सभी का शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है? तो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। इसलिए इनको कहा गया कि नहीं, ये मानव के शरीर या किसी भी अन्य जीव जंतु का शरीर ये किससे मिलकर के बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर के बना था। ये किनका कथन था? तो स्लाइडेन एवं स्वान का कथन था। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अतः इन्होंने और भी मतलब की चीज को बताया था। इन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान ने और भी कहा था। ये तो कथन आप जान लिए कि मानव शरीर या किसी अन्य जीव जंतु का शरीर किससे मिलकर के बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये कथन किसका था? स्लाइडेन एवं स्वान का। स्लाइडेन एवं स्वान ने और भी कुछ बातें कही थी। कहा था कि कोशिका का शरीर का सबसे छोटी इकाई, यानी कोशिका जो है वो क्या है? वो कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है जो आपको दिखाई देगा नहीं। तो बताइए जरा कि कोशिका यानी जो कोशिका है ये क्या है बाबू? शरीर का सबसे छोटी इकाई है। ये किनका कथन था? तो इन्होंने स्लाइडेन एवं स्वान ने जब अपने सिद्धांत दिया था तो इन्होंने कहा था कि जो कोशिका है ना, वो मानव शरीर या अन्य जीव जंतु जितने भी हैं उनके शरीर में जो है ना, उनके जो शरीर है उस शरीर जो मान लीजिए उस शरीर जो है ना, और शरीर के अंदर में सबसे छोटी इकाई क्या चीज़ है? तो कोशिका है। तो बताइए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन होता है, तो आप कहिएगा कोशिका, जिसको हम लोग सेल इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए कोशिका मानव शरीर के या अन्य जीव जंतु के जो शरीर है उसकी छोटी इकाई क्या होती है? यहाँ पर कोशिका होती है। ये किसका कथन था? तो ये स्लाइडेन एवं स्वान का कथन था। तो बताइए कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। मानव शरीर का कोशिका या किसी अन्य जीव जंतु का यहाँ पर शरीर किससे मिलकर के बना है? तो ये कोशिकाओं से मिलकर के बना है। ये कौन कथन दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वान। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? तो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। किस में? माइकोप्लाज्मा। समझ में आया कि नहीं? तो माइकोप्लाज्मा में क्या पाया जाता है बाबू? तो माइकोप्लाज्मा में यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका किस में होता है? तो माइकोप्लाज्मा। किस में हो गई? माइकोप्लाज्मा। समझ में आया कि नहीं? तो आप बताइए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए ना शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग बहुत बड़ी पक्षी होती है, सबसे बड़ी। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी है, उसका अंडा भी बहुत बड़ा होगा। तो देखिए शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाएगा? शुतुरमुर्ग के अंडा में। तो बताइए आप बताइए सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा में, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग बहुत बड़ी पक्षी है, उसका अंडा बड़ा होता है, उसमें क्या होगा? तो उसमें बड़ी कोशिका पाया जाएगा। तो बताइए शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ी कोशिका। आपसे कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका किस में होता है, यानी सबसे लंबी कोशिका किस में पाया जाता है? तो आप कहिएगा भेजा, यानी दिमाग में होता है, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। तो बताइए सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होता है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र या स्नायु सेल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो बताइए सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में, जिसको भेजा या दिमाग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब किसी किसी का दिमाग देखते हैं, तनी सु ससुरा के इधर पीछे मार दीजिएगा ना, ये पीछे होता है दिमाग, खोपड़िया दिमाग नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लोग कहता है दिमाग न हो, अरे ससुरा ये दिमाग नहीं होता है, दिमाग कहाँ होता है? पीछे, ये वाला। इसलिए देखिए मानव को अगर इधर मार दीजिएगा ना तो जिंदा हो जाएगा, इधर मार के अगर फाड़ दिए, समझ में आएगा? ऐसा ना करना मत करना, तुम लोग को यहाँ पर बोल दे रहे हैं तो मार के किसी को फाड़ नहीं देना। समझ में आया कि नहीं? ससुरा जेल उल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग बकलोल टाइप के नहीं है, तुम लोग बहुत समझदार है ना? तो देखिए आप बताइए अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आगे मार दीजिएगा तो ये मरेगा? नहीं मरेगा।
अगर गलतियों से इधर आप मान लीजिए कि एगो बेलना ले लें और मान लीजिए रोटी लगी लड़ाई कर ले, ससुरा पीछे से मार दो, यहाँ पर पीछे मार देगा ना, ये ससुरा हैंग कर जाएगा दिमागवा, और हैंग कर देगा। अगर जोर से मार दिया तो अगर मान लीजिए दिमाग पर अगर जोर से लग गया ना, अगर सेल मर गया तो ससुरा उस आदमी का डेथ हो जाएगा, तुरंत मर जाएगा तुरंत वहाँ पर। तो पीछे मार दीजिएगा आदमी को, इसलिए देखते हैं भेजा छोड़ा करके कन्हू मार दीजिएगा तो आदमी जी जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर भेजा में मार दिए, भेजा मैंने दिमाग में इधर इधर बैक साइड में अगर मार दिया ना तो ससुरा उसको क्या होगा, तुरंत एकदम स्पॉट मर्डर हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट मर्डर, यानी तुरंत मर जाएगा वहाँ पर। तो बताइए सबसे लंबी कोशिका किस में होता है? तो ब्रेन में होता है। यहाँ पर सबसे किस में होता है? ब्रेन में होता है, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र या स्नायु कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप बताइए तंत्रिका तंत्र जो होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें कोशिका में आप बताइए, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका ये किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं करता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका कोशिका आप ही समझिए कि जो आपके शरीर के अंदर में जो कोशिका है, जो तंत्रिका यानी जो शरीर से अटैचमेंट है, ये कभी भी कोशिका विभाजन नहीं करता है ना? कोशिका विभाजन कभी करवे नहीं करेगा। तो बताइए तंत्रिका कोशिका किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन करता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अगर हम लोग बात करें कि जब कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, क्षतिग्रस्त माने कोशिका अगर मर गया है, तो क्या उन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है का? तो उन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। जो एक बार नष्ट हो गया कोशिका, जिसे देखिए कभी कभी आप अगर मान लीजिए कि ईंटा ढोते हैं, या मान लीजिए कि मान लीजिए लोढ़ी और सिलौट है और मसाला पीस रहे हैं और किसी से बतिया रहे हैं, मार लिए कचाक मनी कहाँ पर, हाथों में मार लिए, तो देखते हैं हाथवा करिया हो जाता है। अब कभी कभी देखते हैं कोई हथौड़ी से ठोकता है दीवार में, ले यहाँ पर और मार लेता है, इधर ठोकित रहता है, मार लेता है हाथों पर। तो जहाँ पर हाथों पर लगता है, हाथों पर लगता है तो देखते हैं वहाँ पर करिया हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो देखिए जब करिया हो जाता है ना, तो वहाँ के सेल डिवीजन जो है ना मर जाता है। सेल डिवीजन कोशिका कहते हैं। ससुरा कोशिका यहाँ मर गया, मान लीजिए कि यहाँ पर मारे तो जैसे यहाँ पर चपा, तो चपने के बाद करिया हो जाता है, देखते हैं ना। और करिया होने के बाद ये यहाँ के सेल मर गया, तो देखिएगा यहाँ पर हथवा कैसा दिखाई देगा, करिया। कहीं अरे मम्मी के देख तो यहाँ पर ये करिया हो गए, तो कैसे हो जाता है? तो आपने क्या किया, हथौड़ी या लोढ़ी कुछों से मार लीजिएगा तो यहाँ के सेल मर गया। समझ में आया कि नहीं? अब जब सेल मर गया तो आपका हाथ काला हो जाता है कि नहीं? आपका हाथ काला हो गया, और जब काला हो गया तो मम्मी के दिखा, मम्मी देख ना जख्म हो गया। अरे ससुरा वो जख्म नहीं है, वो मार लिए हैं यहाँ पर कस के कचाक मनी, यहाँ का सेल डिवीजन मर गया है, यानी सेल कोशिका मर गया है। जब यहाँ के कोशिका मर गया है तो करिया हो जाएगा। अब बड़े दिन बाद यानी 10-15 दिन बाद जब आप इसको छोड़ाइएगा ना, तो यह भूसा टाइप के निकलेगा। भूसा मैंने समझ रहे हैं, करिया। और कैसे हो, खून जो मतलब जम जाता है, और जम करके यहाँ पर देखिएगा ना जम रहता है, और इसको यहाँ पर चमड़वा उखाड़िएगा ना, ससुर भूसा टाइप को यहाँ पर क्या होगा, निकलेगा। कहीं मम्मी के देख नहीं यहाँ पर ऐसे निकला। अरे अंदर में देखिए उस कोशिका मर गया था, तो मर जाने के बाद वो काला हो गया, तो खून जम गया यहाँ पर, तो इसको जब निखोरिएगा, चमड़ा को उखाड़िएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको, यानी यहाँ पर निकलेगा आपको काला काला खून टाइप का निकलेगा, और एकदम भूसी ऐसे निकलेगा, एकदम सूखल। और नीचे में देखिएगा चमड़ा एकदम रहेगा, एकदम नया उगर रहेगा। तो जो एक बार कोशिका मर जाता है यानी क्षतिग्रस्त हो जाता है, वो कभी जिंदा नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? तो समझ गए यहाँ पर। अब हम बताते हैं, मानव शरीर में अगर मानव के शरीर में जिसको चोट लग जाता है, ब्रेन में चोट लग जाता है, वो कभी भी जीवित नहीं हो सकता है। किसी किसी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो ब्रेन हैमरेज हो, मार देने के बाद भी ब्रेन हैमरेज हो गया। और कभी मान लीजिए कि ससुरा 12 या 14 फीट या मान लीजिए 10 तला 15 तला पर से अगर गिर गया और दिमागे के भले गिर गया, ससुरा ऐसा मरेगा ना कि जिंदगी में दोबारा उसका कभी नाम नहीं लेगा मानव बनने का। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, मानो अगर इधर से अगर मान लीजिए कि गिर गया है, मानो अगर इधर यानी दिमाग के भले से गिर गया है, तो यहाँ पर चोट लगेगा ना, तो यहाँ की कोशिका मर जाएगा, यानी मर जाएगा, और उस व्यक्ति को शीघ्र ही मौत हो जाएगा। समझ में आए? इसलिए देखिए, आदमी को मारिए लेकिन ये भेजा यानी दिमाग छोड़ा करके कन्हू मार दीजिए ससुरा के, है ना, ले मारे लगे कन्हू मार दीजिए, शरीर में कन्हू मार दीजिएगा ना, वो जिंदा रहेगा। लेकिन अगर आप मानो कि अगर 2 चीज़ पर मार दी ना, तो जिंदा कभी नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं?
एक होता है ब्रेन और एक होता है यहाँ पर जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। सबसे टेस्टिसों पर मार देगा तो आदमी जीवित नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो टेस्टिस को बचा करके आदमी को कहीं मार दीजिए, वो जिंदा रह जाएगा। और ब्रेन को बचा करके आपको मारना ही ना है, अगर बेदर्दी मार मारना है या खूब मार देना है और ऐसा मार दीजिए जिसको हम लोग भीतर मार कहते हैं। समझ में आया कि? लेकिन आप ऐसा ना मार दीजिए और ब्रेन छोड़ा करके कन्हू मार दीजिए, वो आदमी कभी मरेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं? अब हम आपको ये नहीं कर रहे हैं कि किसी को गोली बंदूक मार दीजिएगा तो आदमी जिंदा रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में? हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। ब्रेन छोड़ा करके मनुष्य को अगर किसी भी शरीर के किसी भी भाग में मार दीजिएगा, गोड़ हाथ टूट जाएगा, शरीर का कोई भाग टूट जाएगा, लेकिन आदमी मरेगा नहीं जल्दी। समझ में आया कि नहीं? आप बताइए, तो मानव शरीर को दो चीज़ों को छोड़ा करके सभी जगह मार दीजिएगा, वो जिंदा रहेगा। समझ में आ गई? एक होता है ब्रेन तो ससुरा तनी से मार दीजिएगा नहीं, इधर कोई आपको चलते अगर मार दिया, एक लापड़ मार दिया, ले से ससुरा झाँई चलाता है, आता है कि नहीं? तो अब मान लीजिए कि कोई क्या देखते हैं ना, जो औरत लोग होती है और जो चाहे लड़की होती है कि ये दिमाग ना होगा तोरा, दिमाग अरे ससुरी, वहाँ पर लड़की लोग देखिए, लड़की कहती दिमाग नहीं है, दिमाग अरे ससुरी, दिमाग आगे हो भी नहीं करता, होता कहाँ है? तो पीछे होता है। तो उन लोग को बोलना चाहिए दिमाग है कि नहीं? लड़की लोग कहा, लड़की लोग आगे कहती दिमाग ना हो तोरा, दिमाग भेजा, अरे दिमाग आगे नहीं होता है, दिमाग कहाँ होता है? लड़की लोग को समझना चाहिए कि दिमाग होता है पीछे, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन की कोशिका अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो ये कभी भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी बायोलॉजी के सेक्शन के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। करो।